नमस्कार, मैं हूँ तेज भानु उपाध्याय और आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस। तो इससे पहले भी कुछ टॉपिक पर बातचीत हो चुकी है, पढ़ाया जा चुका है। आज जो हम जिस टॉपिक का चुनाव कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। फसलों को किन किन बेस पर कैसे कैसे बांटा जाए, कैसे कैसे उनको विभाजित करके हम एक एक टॉपिक पर अध्ययन कर सकें, इसीलिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन, यानी कि ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। भारत की ऋतुएं, भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं, कहीं 4 प्रकार की ऋतुएं, कहीं 6 प्रकार की ऋतुएं, इस प्रकार आप देखते होंगे। लेकिन मुख्यतः 3 ऋतुएं तो मशहूर हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जा रहा है एग्जाम में कहीं अलग, तो वहाँ पर आपको 6 ऋतुएं जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो 6 ऋतुएं कौन सी हैं, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए किसी भी ऋतु का चुनाव कर लीजिए, किसी एक का। वर्षा ऋतु मान लीजिए, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु कब आता है, किस महीने में आता है? तो ये जून और जुलाई, जून और जुलाई ये 2 महीना वर्षा ऋतु बहुत ही मायने रखती है। वर्षा ऋतु जैसे, हालांकि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक मानी जाती है, लेकिन 4 महीना बारिश का वास्तविक दिन नहीं होता। तो 2 महीना जून जुलाई बारिश का मौसम माना गया है। और जैसे ही बारिश समाप्त हुई उसके तुरंत बाद एक ऋतु आ गया हल्का ठंडक लेकर, जिसको हम कहते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु ये इसके जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, ये 2 महीना अगस्त और सितंबर, इस 2 महीने में शरद ऋतु का प्रभाव रहता है। बारिश बीत जाती है, मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है और शरद ऋतु के आगमन में अगस्त और सितंबर का महीना उत्तरदायी होता है। शरद ऋतु जैसे सितंबर बीत गया, आज 29 अक्टूबर का दिन है 2020, तो अब सितंबर तो है नहीं, अक्टूबर है। अक्टूबर से लेकर नवंबर, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक शरद ऋतु के बाद शुरू होता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, ये हेमंत ऋतु इस समय प्रारंभ है, नवंबर तक चलेगा। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, लेकिन ठंडी का आगमन दर्शा देता है कि ठंडी आने वाला है। जैसे ही नवंबर व्यतीत हुआ, दिसंबर और जनवरी का महीना आ गया। दिसंबर और जनवरी का महीना, यहाँ शीत ऋतु शुरू हो गया। शीत, इसको शिशिर भी कहते हैं, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु ये भीषण ठंडी होती है इसमें। और जैसे ही ये ठंडी दिसंबर जनवरी में समाप्त हुई, तो हल्का हल्का गर्मी प्रारंभ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी जनवरी के बाद फरवरी और मार्च का महीना, फरवरी और मार्च का महीना, ये 2 महीना जो है आप लोग जानते हैं, बहुत ही मशहूर है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। और जैसे ही मार्च व्यतीत हुआ, मई और जून की तपन शुरू हुई, तो उस समय ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मई और अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, अप्रैल से मई तक ये ग्रीष्म ऋतु। यानी कि आप वर्षा से लीजिए, कहीं से लीजिए, ठंडी इस समय है, शीत ऋतु चल रहा है, शीत ऋतु आने वाला है, मतलब आ जाएगा 1 महीने बाद। इसके बाद शुरू करेंगे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। लेकिन वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु के बीच में शरद और हेमंत ये दोनों आते हैं। कभी कभार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हेमंत ऋतु किस महीने में मनाया जाता है, शरद ऋतु किस महीने में प्रारंभ होता है।
तो आप शरद ऋतु, अगस्त सितंबर, हेमंत अक्टूबर नवंबर, इस प्रकार ऋतुओं का, ये हुआ ऋतुओं का। अब ये भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? आप किसी फसल को बोते हैं तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी गर्मी की फसल है, आप उसको शीत ऋतु में लगा रहे हैं, शीत ऋतु की फसल गेहूं है, मटर है, आप उसको वर्षा में पैदा कर लें, ये संभव नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन, फसलों का जो है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया कि 3 ऋतुएं जो एग्रीकल्चर मानता है, रबी, खरीफ और जायद। हालांकि सबसे पहले खरीफ आपको चुनना है। मान लीजिए आप खरीफ चुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से हम इनको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। 3, खरीफ, रबी और जायद। क्योंकि साल में 12 महीने हर फसल बोना संभव नहीं है, समय होता है। खरीफ ऋतु सबसे पहले मानी जाती है, इसके बाद रबी, इसके बाद जायद। खरीफ ऋतु यानी जो फसल आप वर्षा के जून जुलाई के समय में जितनी फसल आप बोते हैं, A to Z कोई भी एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हों, उन सब को खरीफ में समाहित कर दिया जाता है। अब आपको पता होगा कि जून जुलाई के महीने में आप धान बोते हैं, उड़द बो देते हैं, कुछ लोग ज्वार बो देते हैं, बाजरा बो देते हैं। बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जिनको खरीफ में बोया जाता है, यानी जून और जुलाई में। लेकिन रबी जो होती है, रबी का जो मुख्य महीना होता है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में अब अगेती है किसी का, मान लीजिए अक्टूबर से पहले भी बो सकते हैं। पछेती वैरायटियाँ कुछ हैं तो नवंबर के बाद में दिसंबर तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगेती पछेती का मामला नहीं, यहाँ मध्यम वर्गीय। आप अक्टूबर और नवंबर में आप रबी की फसल को बोते हैं। इस समय आप बोने वाले होंगे, गेहूँ बोएंगे, मटर, सरसों, बहुत सारे दलहन तिलहन, तो ये सारी की सारी फसलें रबी के महीने में आ जाती हैं। जायद जो होती है, ठंडी समाप्त हो गई, रबी के बाद में जायद आता है। तो जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि दिसंबर जनवरी जैसे लास्ट सप्ताह शुरू होता है उसी में बुआई शुरू हो जाती है। इस जायद में बहुत ज़्यादा फसलें आप नहीं बो सकते। फिर बोएंगे क्या? तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, ये सारी फसलें, मूंग भी आप बो सकते हैं। तो ये फसलें जो है जनवरी और फरवरी के महीने में आप बोते हैं, तो ये जायद की फसलें मानी गई हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ भारत देश में ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। 6 में वर्षा, ठंडी यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सबको मालूम है। बसंत भी मशहूर ऋतु है, इस समय फ्लावरिंग स्टेज होता है। सरसों में पूरी धरती पीले रंग की हो जाती है। लेकिन शरद और हेमंत, ये 2 ऋतुएं वर्षा के बाद में और ठंडी होने से पहले बीच में आ जाती हैं। अगस्त सितंबर में शरद ऋतु, अक्टूबर नवंबर में हेमंत ऋतु। लेकिन आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि हेमंत ऋतु किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जब आप फसलों का वर्गीकरण करेंगे कि हम किस किस हिसाब से, अभी आपने देखा कि उनके जो है फसलों के यानी ऋतुओं के आधार पर हम फसल बोते हैं। ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, वर्षा का मौसम है। फिर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर। ये जीवन चक्र 1 वर्ष के पैदा होंगे, 1 वर्ष के अंदर, कि 2 वर्ष में, कि 3 वर्ष में, कि 2 महीने में। फिर आप देखेंगे दलहन है कि तिलहन है। तो पहला पॉइंट आपका हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोविंग सीजन, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट दूसरा जो है, अब आप दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जीवन चक्र, बहुत से फसल ऐसे हैं जो बहुत कम समय में
पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। लेकिन जीवन चक्र इनमें जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे एक का विलोम बहुत हो गया, यानी कि एक अनेक, एक का अनेक। संस्कृत में आप एक दो फिर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी उसी प्रकार से आपको कम से कम एक सीजन, 2 सीजन, इसके बाद लाइफ हमेशा के लिए लेना है। मान लीजिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल में एनुअल कुछ तो होंगे, एनुअल प्लांट या एनुअल क्रॉप्स, कोई बात नहीं। 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे ऐसे पौधे या ऐसी फसल जो बुआई से लेकर और कटाई मड़ाई तक का अपना समय रबी और खरीफ और जायद तीनों को मिलाकर पूरा कर लें। इससे ज़्यादा समय ना ले, 4 महीना रबी, 4 खरीफ, 4 जायद, 12 महीने के अंदर उनका प्रोडक्शन हो जाए तो वो एनुअल क्रॉप्स या एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, उड़द, मूंग, मसूर, जितनी भी फसलें हैं लगभग सब। दूसरी बात करते हैं बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स कुछ फसलें या प्लांट्स आपके ऐसे हैं जो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। पैदा हो सकते हैं लेकिन उनका बीज उत्पादन करने के लिए आपको दूसरे वर्ष का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो बाइनियल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे इसमें बहुत कम आते हैं, मान लीजिए प्याज है, इसमें प्याज, ओनियन, चुकंदर है, इसमें एक दो ही केवल आते हैं। और इसके बाद तीसरा जो होगा पेरिनियल प्लांट्स, बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय कृषि में कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको एक बार लगा दिया जाए तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कई वर्षों तक उसकी कटान होती रहती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। जैसे लूसर्न, ये लूसर्न एक घास है, लूसर्न। एक है एलिफेंट ग्रास, हाथी घास उसको कहते हैं। ब्राज़ील वगैरह, ब्राज़ील में अभी गन्ना प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारे यहाँ ब्राज़ील में गन्ना हमारे भारत से कम पैदा होता है, लेकिन चीनी का उत्पादन हमसे ज़्यादा उनका है, क्योंकि वहाँ चुकंदर भी पैदा होती है, उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ गन्ने की 1 कटाई, 2 कटाई, 3 कटाई तक हो सकती है। वहाँ गन्ना एक बार लगा दिया जाए तो 1 पीढ़ी तक लगातार कटाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु उस हिसाब से मैनेज कर सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपको ऋतुओं के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर आज, उसके बाद इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अगले क्लास में हम लेंगे। फसलों का आर्थिक वर्गीकरण और बहुत सारी बातों। तब तक आप बने रहिए इसी चैनल पर। बहुत बहुत